लेकिन इस बीच वो तस्वीर जो मॉस्को से लाइव आ रही है वो नीचे लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मॉस्को से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से भारतीय लोगों से मिल रहे हैं, वो मुलाकात की तस्वीरें भी वहां पर लगातार आपके सामने हैं। लेकिन इसी बीच आप देखिए कीव पर अटैक की वजह क्या है वो मैं आपको बताऊं। उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत जिन्होंने किया, वहां पर एक बड़ा संदेश बताया जा रहा है रूस की तरफ से दिया गया है। मोदी के स्वागत के लिए रूसी डेप्यूटी पीएम आए, ये जानकारी सामने आ रही है। जिनपिंग के स्वागत में छोटे नेता यानी उनसे जूनियर नेता पहुंचे थे। जिनपिंग की तुलना में मोदी को ज्यादा सम्मान दिया गया है। ये मोदी के स्वागत के लिए मोस्ट सीनियर रूसी डेप्यूटी पीएम आए। मनीष, ये क्या जानकारी है, ये क्या मामला, बताइए इसमें क्या मैसेज है मनीष? देखिए, डिप्लोमेसी में जो बात आप सार्वजनिक तौर पर कह नहीं सकते हैं उसे किसी और माध्यम से जताने की कोशिश करते हैं या बता देते हैं। इस वक्त पुतिन ने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि रूस का चीन के साथ अच्छा संबंध है, लेकिन भारत ज्यादा अहमियत रखता है। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही मॉस्को पहुंचे और वहां पर आगमनी के लिए पुतिन ने अपने सीनियर मोस्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मांतुरोव को भेजा, जो कि वहां पर अगर आप देखें तो सीनियरिटी के लेवल में वो ज्यादा आगे हैं। उसकी तुलना में जब जिनपिंग मॉस्को गए थे तब उन्होंने जूनियर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को भेजा था। तो कौन किसको रिसीव कर रहा है, कौन किसको कितना भाव दे रहा है, यही तो डिप्लोमेसी है। वरना तो आप हथियार चला ही रहे हैं। तो डिप्लोमेसी के जरिए पुतिन ने यह बताने की कोशिश की है। तो प्रोफेसर अमिताभ, आपको लगता है कि यहां पर यह जो दौरा है ये एक पाथ ब्रेकिंग दौरा हो सकता है पीएम मोदी का? और क्योंकि यूक्रेन वॉर को काफी समय हो चुका है, जब उज्बेकिस्तान में पीएम मोदी और पुतिन मिले थे तब उससे भी बहुत वक्त बीत चुका है। इस बायलैटरल में यूक्रेन को लेकर क्या आपको कोई उम्मीद दिखती है? देखिए, भारत की जो विदेश नीति रही है उसमें सबसे बड़ा यह है कि हम दोनों को मिला के चलते हैं, एक सामंजस्य लेके, और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी उसकी एक प्रायोरिटी होती है। अब अगर आप प्रधानमंत्री मोदी के इस ट्रिप को भी देखें तो प्रधानमंत्री मोदी अभी क्या कर रहे हैं, अभी रूस गए हैं, वहां से ऑस्ट्रिया जाएंगे जो नेटो का सदस्य है। तो इस लिहाज से भी अगर आप देखें तो ये बहुत अहम बात हो जाती है कि हम दोनों को बैलेंस करके चल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सबके सामने ये कहा कि ये युद्ध का दौर नहीं है। उसी बात को वो आगे बढ़ाएंगे कि डिप्लोमेसी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई ना कोई। और प्रधानमंत्री मोदी या भारत ही नहीं है, वो साउथ का एक रिप्रेजेंटेटिव है। जो पीस समिट जो हुई थी स्विट्जरलैंड में, वहां उन्होंने शिरकत नहीं की थी सिर्फ इसीलिए कि रूस वहां नहीं है। तो अब रूस में वो जाके ऐसा मंच भारत तैयार करने की कोशिश करेगा कि वार्ताएं हो, डिप्लोमेसी का रास्ता लिया जाए और एक ऐसी स्थिति में लाया जाए जहां दोनों का जो क्षय हो चुका है वो हो चुका है, इससे आगे नहीं हो। और यही वक्त का भी डिमांड है। लेकिन जिस तरह से रूस और यूक्रेन का युद्ध बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से नेटो का गठबंधन भी अपने आप को मोर्चा संभालने की बात कर रहा है, देख के नहीं लगता है कि आने वाले एटलीस्ट इस साल दिसंबर तक कोई इसका समाधान भारत या कोई और देश भी ढूंढ पाए। ठीक है, मैं एक बार नेटो समिट की फिर से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले कीव जाना होगा। और कीव जाने से पहले कीव पर अटैक की कुछ वजह हैं और वो बताता हूं मैं आपको। कीव पर अटैक की वजह क्या है वो बताइए पीसीआर, यहां पर क्या है वो वजह, क्योंकि वो बहुत अहम है आपके लिए जानना समझना कि आखिर कीव पर अचानक से यह अटैक हुआ है या इसके पीछे कोई बड़ी वजह है। कीव पर अटैक की वजह नंबर 1, सम्मेलन से पहले नेटो को चैलेंज। मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन उससे ज्यादा जो इस अटैक का कनेक्शन है वो नेटो के समिट से। और पुतिन यह मैसेज देना चाहते हैं कि नेटो से वो डरते नहीं हैं। दूसरा, यूक्रेन के ड्रोन अटैक का बदला भी इसको बताया जा रहा है और यह भी कीव पर अटैक की बड़ी वजह है। तीसरा, जेलेंस्की क्योंकि पोलैंड पहुंचे हुए हैं, कुछ अहम समझौते वहां पर हुए हैं और पोलैंड दौरे को भी यहां पर चुनौती देते हुए रूस की तरफ से रूस के ये मिसाइल, रूस के ये बम, रूस के ये गोले, ताकि ये पता चले कि कीव अभी भी उनके टारगेट पर है। और इनफैक्ट जेलेंस्की के राष्ट्रपति भवन के पास मिसाइलें गिरी हैं। एक बार फिर से कीव चलते हैं, वो दिखाइए कीव और मॉस्को से लाइव, वो दोनों विंडो यहां पे दिखाइए। लेकिन मुझे ये बताइए कुलदीप, राष्ट्रपति भवन के पास भी मिसाइलें गिरी हैं, वो तस्वीरें भी दिखाइएगा। यस बिल्कुल, वहां पे भी गिरी हैं। लेकिन मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, जैसे बख्शी साहब ने कहा कि हमने ड्रोन वहां पे फेंके हैं, या देखिए लड़ाई 866 दिन हो गए हैं आज। लड़ाई तब से चल रही है। कोई ये आज हमने अटैक किया तो पहले जो अटैक हुए वो किस रिस्पॉन्स में किए गए हम पर? तो ये सब बेकार की बातें, ये आगे चलती रहेगी जब तक इसका हम लोग मिलकर, दुनिया के नेता लोग मिलकर इसका सोल्यूशन नहीं निकालेंगे। ये लड़ाई चलती रहेगी, ये सालों सालों तक चलेगी। और अगर इसकी आग आसपास के देशों में पहुंच जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी।
आप इस पे बिल्कुल ये मत दीजिए कि एक छोटे से अटैक के करके उन्होंने हमारे ऊपर इतना बड़ा अटैक किया। ये अटैक हमारे ऊपर रोज हो रहे हैं, कोई आज नई बात नहीं है। 866 दिन हो गए हैं, 2 साल से ऊपर। तो आप पुरानी चीजों, पुरानी पिक्चर्स को भी देखिए, तो ये नया कुछ नहीं हुआ। ये उनका नहीं, मुझे ये बताइए कुलदीप सुनिए, मुझे ये बताइए, आज जो अटैक हुए हैं वो बहुत भीषण लग रहे हैं। आज जो अटैक हुए वो ऐसा लगता है कि कयामत आ गई। तो कौन कौन सा इलाका है वो कीव का, कहां कहां पर कितनी कैजुअल्टीज, जरा डिटेल में बताइए हमारे व्यूवर्स को, और वो तस्वीर हम दिखाते रहेंगे। सोलेमनस्काया एक जगह है, वहां पे अटैक हुआ है। एक हॉस्पिटल पे हुआ, 2 हॉस्पिटल्स पे हुआ है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे हुआ, एक लुकियानोव का एक जगह है वहां पर हुआ है। ये तकरीबन 6-7 जगह पे अटैक हुए हैं। और ऐसा देखिए, ये कोई आज ठीक है, आज थोड़ा सा क्या हुआ कि कैजुअल्टीज ज्यादा हुई हैं। ये अटैक रोज हो रहे हैं। रोज सुबह हम शाम को बम की आवाजें सुनते हैं यहाँ पर। ये कुछ नया नहीं है। रोज हमारी खिड़कियां थरथरा जाती हैं, शीशे टूट जाते हैं। ये कुछ भी नया नहीं है। सिर्फ ये हुआ कि शायद वो अपने निशाने से चूक गए और उनकी जो मिसाइल्स हैं वो आसपास के इलाकों, रेजिडेंशियल एरिया को उन्होंने कवर कर लिया। ये ऐसे अटैक रोज होते रहते हैं। ठीक है, आज 100 मारी है, इससे पहले भी कुछ एक हॉस्पिटल पे भी अटैक हुआ है कुलदीप, मारी थी। हॉस्पिटल पे भी अटैक हुआ है। बिल्कुल, हॉस्पिटल पे हुआ है। अहमदेद जो बच्चों का हॉस्पिटल है उस पे अटैक हुआ है। एक और इसीदा हॉस्पिटल है, उसके पास में अटैक हुआ है, उस पे अटैक हुआ है। तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स पे हुआ है। एक लुकियानोव का जगह है जो मैंने आपको पहले भी बताया, जो बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफिस से ज्यादा दूर नहीं है, वहां पे भी अटैक हुआ। वहां पे मेरे ख्याल से 4था या 5वां अटैक है उस जगह के ऊपर, पर्टिकुलर उस जगह के ऊपर। ठीक है, आप मेरे साथ रहिए। देखिए, हॉस्पिटल पर अटैक, लेकिन हमने अभी तक यूक्रेन वॉर में ऐसा देखा नहीं था। हॉस्पिटल पे जो अटैक है यहाँ पर, एयर कमोडोर बहल, आपको लगता है कि ये मिसाइल गलती से हॉस्पिटल हिट कर गई या जानबूझ के अटैक किया गया होगा? देखिए, मैं 2-3 चीजें कहूंगा, मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा। ड्रोन अटैक्स बहुत समय से यूक्रेन कर रहा था, और ये ड्रोन अटैक्स में उसने एक जगह नहीं किया, चाहे वो सेवेस्तोपोल है, चाहे वो मॉस्को तक अटैक्स हुए, पोर्ट गोविंस्की है। और इसमें क्या टारगेट कर रहे हैं? इसमें ऑयल इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया जा रहा है, इसमें कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को टारगेट किया जा रहा है, इसमें कम्युनिकेशन टावर्स को टारगेट किया जा रहा है, मिसाइल डिपोज को, एम्यूनिशन डिपोज को टारगेट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं पुतिन की जो धैर्य शक्ति है उसको चैलेंज किया जा रहा था, और वो धैर्य शक्ति को उन्होंने जवाब दिया है। आज जब अगले दिन नाटो की जो मीटिंग होने वाली है 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, जिसमें ब्रिज टू मेंबरशिप बनाया जाएगा, यानी कि यूक्रेन के लिए रास्ता ढूंढा जाएगा कि कैसे वो नाटो ज्वाइन कर सकता है। और दूसरा है उसको एयर डिफेंस सिस्टम देने, तो उसी का तोड़ दिखाया है उन्होंने। उनको ये अटैक करना जरूरी था नाटो समिट से पहले, दिखाने के लिए कि रशिया अभी भी अपना बदला ले सकता है और कहीं पे भी टारगेट कर सकता है। अब आई बात हॉस्पिटल की। कोई भी टारगेटिंग जब आप करते हैं तो उसमें कभी भी हॉस्पिटल्स, और वो भी खासकर बच्चों के हॉस्पिटल्स को टारगेट नहीं किया जाता। लेकिन यहां पे ड्यूल यूज टारगेट सिस्टम्स होंगे, जो वो हो सकता है इसके पास हो या इसके करीब हो। और ये मिसाइल्स में से, जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था कि 50% मिसाइल्स जो है हो सकता है अपने टारगेट पे ना हिट करें, और उनमें से कहीं ना कहीं कुछ मिसाइल्स चली जाती हैं टारगेट पे या थोड़ी दूर पे जाके लगती हैं, जिसमें से एक बच्चों का हॉस्पिटल हो सकता है। ये लीगल टारगेट नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि कभी भी पुतिन ने सोचा होगा कि इसको हम